कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कोई अगर बिजनेस है ना, किसी भी तरीके का बिजनेस है, उसके अंदर ना जो बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में ना कुछ कैपिटल की फॉर्म दी होती है, ठीक है। उसके अंदर ना कुछ नाम जैसे दे रखे हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्या क्या कैपिटल, पैसे कहां कहां से लाए गए हैं, वो जो है कैपिटल कहलाती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, बोरोड कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट एंड करंट लायबिलिटीज, ये सारे के सारे ना बैलेंस शीट के साइड में दिखाए हुए होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर हो जाता है बोरोड, डिवेंचर लिख दो बोरोड कैपिटल को, डिवेंचर लिख देता हूं, ठीक है ना। ये आपने कराया तो था, ठीक है। रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग और करंट लायबिलिटी, ठीक है, और करंट लायबिलिटी। समझ, सुन लो जरा, नहीं तो पिछली सवाल की बात दोबारा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर और रिटेन और करंट लायबिलिटी, इतनी तरह की चीजें जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से ये पूरा का पूरा जो अमाउंट होता है, इसका जो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन रहता है कि भाई इतना पैसा हमारा ये वाली फॉर्म में है, इतना पैसा ये वाली फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में, प्रेफरेंस डिवेंचर की फॉर्म में, ठीक है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका डेफिनेशन क्या है? इट रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। जो लॉन्ग टर्म फंड है ना, लंबे समय के लिए, 1 साल से ज्यादा के बाद पेमेंट करनी है जो आपको, उस फंड का जो पैसा है उसका जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन रेशियो जो है, वो रेशियो जो है वो कहलाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। जरा ध्यान से समझेंगे। इट इज द लायबिलिटी साइड ऑफ द कंपनी, ये एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। बैलेंस शीट, इट एग्रीगेट 10 लाख, परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्स इज 45, 22, 25, 11.5, 11.25 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। जो ये आपको टेबल जो दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर आपको सारे के सारे जो सोर्स हैं उस सोर्स से कितना कितना पैसा आया हुआ है वो बताया गया है, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से 4,50,000 रुपए है, ठीक है। 2,25,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर से उठाया हुआ है हम लोगों ने, 1,12,500 डिवेंचर इशू कर रखे, या फिर ये कह सकते हैं बोरोड फंड है ये हमारा, 1,12,500 रुपए का, 1,12,500 रुपए का हमारा रिटेन अर्निंग है, मतलब पिछले साल हमने कमाया था वो पैसा हमने अपने पास रिजर्व करके रखा हुआ है। और कुछ हम लोगों ने करंट लायबिलिटी उधार में है हमारे पास, ठीक है, वो 1 लाख रुपए का है। टोटल मिला करके 10 लाख रुपए, ये कैपिटल कहलाती है 10 लाख रुपए की। समझ में आई बात, ठीक है। अगर इसका रेशियो बनाते हैं तो इसका रेशियो बनता है आपका कितना, 45, 22.5, फिर 11.25, 11.25 और ये 10, ये रेशियो बनता है। तो ये जो रेशियो है ना, ये कहलाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इफ करंट लायबिलिटीज आर सब्ट्रैक्टेड। अगर इस 10 लाख में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देता हूं तो बचेंगे 9 लाख रुपए, ठीक है। ये जो 9 लाख रुपए हैं ये कहलाएगा कैपिटलाइजेशन। वर्डिंग याद करो क्या कह रहा हूं, ठीक है। अगर टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी को हटा देता हूं तो जो बचा हुआ जो टोटल लायबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, कैपिटलाइजेशन, क्योंकि ये सारे के सारे कैपिटल वैल्यूज हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है करंट लायबिलिटी, बाकी सारे के सारे लॉन्ग टर्म होते हैं। मतलब कि कैपिटलाइजेशन जो होता है वो कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल में आपका इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, डिवेंचर मतलब जो है बोरोड फंड होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कैपिटलाइजेशन विल बी 50, 25, 12.5, 12.5। देखो जी, अगर इसका अगर बनाता हूं, मतलब अगर इसको हटा दिया जाता है तब अगर परसेंटेज बनाता है तो 50%, 25%, 12.5 और 12.5% बनता है। कैसे बनेगा ये तरीका, इस तरीके का कि भाई अगर जो भी निकालना है तो 4.5 लाख अपॉन में, अगर ये निकालना है तो इसको हटा दिया था तो टोटल कितना हुआ, 9 लाख रह गया, तो अपॉन में 9 लाख इनटू में 100 कितना आएगा, 50% आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाएगा, कैपिटलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। इन द रिलेटिव प्रोपोर्शन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कैपिटलाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। और जब कैपिटलाइजेशन का जो रेशियो बना वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर।
समझ में आई बात? क्या कहलाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। दोबारा से कीवर्ड समझते हैं, दोबारा से चीजों को समझते हैं, ठीक है। एक बैलेंस शीट है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लायबिलिटी साइड में कुछ आइटम्स दिए होते हैं, वो सारे के सारे आइटम्स या तो इक्विटी होगा, या प्रेफरेंस होगा, या डिवेंचर होगा, बोरोड बैंक लोन भी हो सकता है, रिटेन अर्निंग होगा, और करंट लायबिलिटीज होते हैं। ये सब चीजें होती है उसके अंदर, ठीक है। ये सबको मिला करके जो इनका रेशियो बनता है वो कहलाता है कैपिटलाइजेशन कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन के अंदर से अगर आप करंट लायबिलिटी को हटा देते हो तो वो उसका जो रेशियो बनता है वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बनता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है? हाँ, ये चीज हटाने के बाद कैपिटलाइजेशन बनेगा, और कैपिटलाइजेशन का जो रेशियो होगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में क्या है कि लॉन्ग टर्म्स के जो फंड है आपके पास उनका रेशियो है। एक तरीके से लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज है आपके पास, ये लॉन्ग टर्म सोर्स है ना पैसे उठाने के, लॉन्ग टर्म सोर्सेज का जो है सोर्सेज का जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है, वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अब जरा देखो इन तीनों की डेफिनेशन अलग से पढ़ के बता रहा हूं मैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इट रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। पूरे के पूरे आइटम मिला देते हो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, पूरे के पूरे आइटम मिला देते हो तो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स इट इंक्लूड बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ द फंड, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मिला देते हो तो कहलाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन के लिए बताया था कि अगर टोटल में से करंट लायबिलिटी घटा देते हो तो क्या बन जाता है? कैपिटलाइजेशन बन जाता है। इट रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। इन अदर वर्ड्स इफ योर शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज आर एक्सक्लूडेड, टोटल में से शॉर्ट टर्म को अगर हटा दिया जाए, एक ही है शॉर्ट टर्म अभी फिलहाल आपके पास, अगर इसको हटा दिया जाता है तो क्या बनता है? ये कैपिटलाइजेशन बनता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इट रेफर रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर इस बाकी के जो बचे हुए ये रहेगा, जैसे ये है, इसका जो रेशो है, लॉन्ग टर्म का रेशो है, वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया ये हमारा, ठीक है। तो तीन आइटम हम लोगों ने पढ़े, एक तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा डेप्थ एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट और रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। टीवी मर गया क्या? रेड वाला दे दो। देखो जी, डेप्ट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं और रिस्क के बारे में बात करने जा रहा हूं। डेप्ट और इक्विटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको अभी फिलहाल, ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट जो है वो डेप्ट में लो होता है, ठीक है, और इक्विटी में हाई होता है। अगर मेरे को पैसे उठाने हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे पैसे उठाने हैं मार्केट से, और मैं अगर डेप्ट कैपिटल से पैसा उठाता हूं तो मैं आसानी से सस्ते में उठा पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराने होते हैं और लोन पास हो जाता है, लोन मेरे को मिल जाएगा। पर अगर इक्विटी से पैसे उठाना है तो इक्विटी में क्या होता है कि बहुत लंबा प्रोसीड्यूर है, फॉलो करना, वो उन प्रोसीड्यूर को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अंडरराइटर कमीशन देनी पड़ती है, रजिस्टर कराना पड़ता है, सेबी की गाइडलाइंस को मानना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसमें जो है थोड़ा कॉस्ट जो है हाई हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज और बता दूं कि जब रिटर्न पे करने की बात आती है ना, रिटर्न पे करने की बात आती है, तो जो डेब्ट कैपिटल होता है उसके ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे डिवेंचर है तो डिवेंचर पे रेट ऑफ जैसे 11% डिवेंचर तो 11% ही तो देना है, तो जनरली लो होता है, तो कॉस्ट लो हो गया आपका। बट जब इनको देने की बात आती है इक्विटी वालों को, तो इक्विटी वालों को बाद में जितना भी पैसा बचता है सारा का सारा पैसा इनको देना पड़ता है, तो इनको पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ जाता है आपको। इस वजह से ये जो है हाई कहलाता है कॉस्ट इसका। समझ में आई बात? रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो जब डेब्ट कैपिटल से पैसा आप उठाते हो, ठीक है, तो आपके लिए रिस्क हाई होता है। क्यों? चाहे 11% ही इंटरेस्ट देना है, पर हर साल ऑन द डेट, जिस डेट पे ड्यू हो रहा है उस डेट पे दे देना है। अगर लेट किया फाइनेंशियल चार्जेस लगेंगे आपके ऊपर, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को बेचा भी जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को। समझ में आई बात? तो ये जो है बहुत हाईली रिस्की होता है, तो जो इसका रिस्क होता है वो हाई होता है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
किसके, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है। जबकि इक्विटी के अंदर रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। यहां पर ये रहेगा कि हमारे पास अगर प्रॉफिट है तो हम आपको जो है रिटर्न पे कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं दे पाएंगे, डिविडेंड आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये लो हो जाता है। क्लियर हुआ? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देते हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप डेप्ट में पैसा लगाते हो, डेप्ट में पैसा लगाते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके लिए रिस्क जो होता है वो लो हो जाता है, रिस्क आपका लो होता है। मैं अगर डिवेंचर में पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं जल्दी, भले ही रिटर्न कम मिलेगा पर डूबेगा नहीं, ठीक है। कि रिस्क जो है इन्वेस्टर के लिए डिवेंचर में जो है क्या होता है, लो होता है, पर रिटर्न भी तो लो होता है, समझ में आई बात, रिटर्न भी लो होता है। मेरा भाई पैसा सेफ है, डिवेंचर की फॉर्म में मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो मेरा पैसा सेफ है, पर उस पर पैसा बहुत कम कमाऊंगा, रिटर्न जो है बहुत लो होगा, 10%, 11%, 8% जो भी रेट चल रहा होगा, ठीक है। बट अगर वही पैसा अगर मैं इक्विटी की फॉर्म में लगाता हूं किसी कंपनी के अंदर में, तो उसमें मेरे को रिस्क तो बहुत हाई हो जाएगा कि हो सकता है कि वो मेरे को डिविडेंड दे ही ना, उनको लॉस हो जाए, तो लॉस हो जाएंगे तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। और प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। रिस्क क्या हो जाता है, हाई हो जाता है इक्विटी के केस में, समझ में आई बात, ठीक है। जबकि रिटर्न होता है तो रिटर्न भी हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को भी मिलेगा डिविडेंड की फॉर्म में, समझ में आई बात।